सभी को नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको दो तीन यहाँ पे मॉडल आंसर मिलेंगे GS3 के। कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं वो तरीका मैंने सिखाया है। जो भी हमारे लाइव बैच चल रहे हैं उसमें मैं कई बार यहाँ पे यूट्यूब पे भी आपके लिए वीडियो शेयर करता हूँ, ताकि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आंसर राइटिंग के अच्छे वीडियो देख सकते हैं। तो आज आपको इकोनॉमी एग्रीकल्चर के जो टॉपिक है उनके आंसर राइटिंग मिलेंगे। साथ में बच्चों का ये कमेंट है कि सर क्या ये कोर्स हम अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी प्राइस बहुत कम हमने अभी कर दी है, दिवाली ऑफर चल रहा है, 1799 है। इसमें भी GST शामिल है 18%, वो आपको अलग से पे नहीं करना पड़ेगा, बहुत कम इसकी फ़ीस है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इस कोर्स में क्या है। यदि आप सीरियस एस्पिरेंट हो और आंसर राइटिंग करना चाहते हो कि आप अपने सिलेबस को सेल्फ स्टडी के माध्यम से करो और PYQ आंसर राइटिंग कर सकते हो, तो इस कोर्स को ऐसे डिजाइन किया है। इसमें हैंड रिटन नोट्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है। हर एक सेशन के मॉडल आंसर जो मैं खुद अभी बना रहा हूँ वो इसमें दे रहा हूँ। टेलीग्राम पे मैं कई बार फाइल शेयर करता रहता हूँ, वो खुद नोट्स बना रहा हूँ अभी जैसे सेशन चल रहे हैं। तो अभी लाइव सेशन भी उसमें ऑप्शन है आपके पास। अभी भी 2 महीने लाइव क्लासेस होने वाली है, उसकी फीस भी 3,000 के आसपास है। बट आप चाहते हो कि कम फीस में आप ये कोर्स एक्सेस करना चाहते हो, तो अभी आपके लिए एक अच्छा मौका है। इसकी वैलिडिटी जो होगी 15 मंथ तक होगी। जैसे अभी आप में से कोई UPPC इसका प्री दे रहा है, आपको लगता है कि मुझे बाद में मेंस की तैयारी भी करनी है, तो आप आराम से इसको देख सकते हो। 15 महीने मल्टीपल टाइम्स इसको देख सकते हो। इस कोर्स की आप विशेषता देखोगे तो क्या क्या इसकी विशेषता है यहाँ पे आप देखना। जैसे इसमें जो रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिलेंगे एक सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगे। उसमें एक सिलेबस की PDF फाइल शेयर की गई है कि आपको वीडियो कैसे देखने हैं, एकदम टू दी पॉइंट उसमें देखने को मिलेगा। और इसमें GS के चारों पेपर शामिल है, GS 1 2 3 4। यानी GS में फर्स्ट में आप जानते हो ज्योग्राफी हिस्ट्री वगैरह है, सेकंड में पॉलिटी है, GS 3 में इकोनॉमी डिजास्टर मैनेजमेंट है, और फोर्थ में एथिक्स है। तो जो सेशन चल रहे हैं, जैसे जैसे लाइव सेशन चलेंगे उनके वीडियो इसमें ऐड होते जाएंगे। जैसे इसमें ज्योग्राफी, एथिक्स, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोसाइटी GS 1, इंटरनल सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, डिजास्टर और आपका इकोनॉमी, ये वीडियो अब तक इसमें आ चुके हैं। तो आप चाहो तो आंसर राइटिंग इनको कर सकते हो। और कई बच्चों का इसमें डाउट होगा सर कॉपी चेकिंग, तो कॉपी चेकिंग इसमें नहीं है। ये ऐसा प्रोग्राम डिजाइन किया गया है कि आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। उसमें से आप एक सिलेबस लिखा हुआ है कि पहले ये टॉपिक पढ़ के आओ, फिर ये वीडियो देखो, आंसर राइटिंग खुद करो बैठ के सामने। इस हिसाब से डिजाइन किया गया, आपके डाउट ही नहीं रहेंगे। जिस हिसाब से हम जो आंसर राइटिंग सेशन कर रहे हैं, बच्चों के डाउट ही नहीं है। इसमें लगभग 2000 बच्चे मेरे साथ लाइव बैच में पहले से जुड़े हुए हैं, लाइव और रिकॉर्डेड बैच में जुड़े हुए हैं। तो वो आंसर राइटिंग करें, उनका फीडबैक आप देखना, ऐप पे जाके देखना एक बार, कितने पॉजिटिवली मतलब बच्चे इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा ऐसा जो कोर्स है हिंदी मीडियम में कोई वैसे भी टीचर लाता नहीं है, और वो भी इतनी छोटी सी फीस में। यदि आपको ज्वाइन करना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने ऐप का लिंक दिया गया है। ये सूचना आपके लिए थी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2025 में आप देखना प्री के बाद में जो मेंस आएगा उसमें आपका टाइम गेप बहुत कम दिया गया है। इसलिए आंसर राइटिंग का अभी भी वक्त है कि आप दिसंबर जनवरी तक मेंस की अपनी आंसर राइटिंग कर लो। और इसमें साथ में ऐसे की आंसर राइटिंग भी है, यानी 5 पेपर की आंसर राइटिंग GS की इसमें कराई गई है। फीस नाम मात्र की फीस कोई ज़्यादा नहीं। चलिए, PG 150 वर्ड में है। ये क्वेश्चन भी लगभग उसी थीम पे बना हुआ है। देखो सेम, आप ये देखो, नोटिस करो, इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए या लगभग टॉपिक जो क्वेश्चन आते हैं उनके इर्द गिर्द आते हैं, मतलब वैसे ही आते हैं। तो आप यदि इनको थीम ये भी कर लेते हो तो आपके लिए काफी ज्यादा हो जाएगा। पुराने वाले क्वेश्चनों की थीम तैयार कर लेते हो तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की चुनौतियों के बारे में बात करनी है, अवसर क्या उसकी बात करनी है, खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित कर कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कैसे की जा सकती है। 3 डिमांड है इसमें कि कैसे वृद्धि होगी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को। यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो किसानों की आय कैसे बढ़ेगी, वो इंटरलिंकिंग करना है। ठीक है, 150 वर्ड में। तो इस पार्ट पे आप ज्यादा लिखना है इस पे कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करते हैं तो कैसे कृषकों की आय में वृद्धि होगी। ये यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला थोड़ा सा पार्ट होता है। आप जैसे कहते हो ना, कहीं कहाँ पॉइंट लिख के छोड़े, कहाँ एक्सप्लेन करने, तो इस पॉइंट पे एक्सप्लेन करने की नीड है कि कैसे बढ़ेगी, उस बात को दिखाना है कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किस पर, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग पर। फायदा किसको होगा, किसानों को, कैसे होगा, उस चीज को दिखाना है। तो वो एक पेज में पूरा लिख सकते हो। जैसे अपने पास यहाँ पे 2 पेज खाली हैं, 150 वर्ड है तो 2 पेज खाली है, चैलेंज है अच्छा लिखना। जो तीसरी डिमांड है, तीसरी डिमांड को आप यहाँ लिखना, पूरा पेज तीसरी डिमांड के लिए कवर करना है इसको। लास्ट में आपका निष्कर्ष आएगा। और जो इंट्रो है, इंट्रो यहाँ लिखते तो उसमें वही डाटा आएगा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का GDP में कितना योगदान है। अलग अलग लिख दो, मतलब GDP में लिख दो, निर्यात में लिख दो, कैसे भी आप यहाँ पे इंट्रो में दिखा दो ये बात। बॉडी पार्ट की ये डिमांड, यहाँ पे चुनौतियां लिखो कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को लेकर, और यहाँ पे इसका लिखो अवसर कौन कौन से हैं। ये दोनों डिमांड यहाँ पूरी करनी चाहिए कायदे से। ये इसका आइडियल सिचुएशन होती है यदि आप लोगों ने ऐसा किया है कि चुनौतियां दिखाई फ्लो चार्ट डायग्राम से और अवसर आपने दिखाए हैं फ्लो चार्ट डायग्राम से। मेन पार्ट इस पे ज्यादा फोकस करना था। फिर जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित करते हैं तो कैसे इससे कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि होती है, ये बात इसमें दिखानी थी। तो यदि हम बात करें जैसे
मॉडल आंसर पर लेके ही बात करते हैं। बस आपको अपनी कमी का पता लग गया ना कि आपने किस चीज़ को कहाँ एड्रेस किया, एक्सप्लेन किया, नहीं किया, कहाँ किसको करना है। मैं भी जब लिख रहा तो मेरे सामने भी ये चुनौती थी, लेकिन बाद में ये आइडिया लग जाता है कि हाँ, इसमें यहाँ पे फोकस करना है। तो डाटा बिल्कुल साफ सुथरे रखो, सुंदर रखो एकदम। इंट्रोडक्शन में क्या है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। डायरेक्ट लिख सकते हो कि इसका निर्यात में इसकी कितना हिस्सेदारी है, लगभग 13% है। औद्योगिक निवेश में इसकी हिस्सेदारी कितनी है, 6% है। अलग अलग डाटा लिख दो, जीडीपी के लिख दो, जीएनपी के लिख दो, कैसे भी लिख दो। खाद्य प्रसंस्करण चुनौतियां कौन कौन सी है, तो चुनौतियों में हम जानते हैं सबसे बड़ी चुनौती आती है आपूर्ति श्रृंखला की आती है, जिसमें अपर्याप्त जो कोल्ड स्टोरेज परिवहन इनकी समस्याएं, लिंकेज की जो होती है बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेजेस 75% हम जानते हैं किसमें असंगठित क्षेत्र में इसका है। वित्तीय समस्या रहती है, संस्थागत ऋण नहीं होता, उस तक पहुंच नहीं है। प्रौद्योगिकी और इनके संसाधनों की कमी है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या गलती की, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करने के चक्कर में मेरा स्पेस खराब हो गया यहाँ पे। मुझे ये करना था कि चुनौतियां और अवसर इसी पेज में आने चाहिए थे, ताकि सेकंड वाला पार्ट जो ज्यादा है उसको बेटर लिख पाता। बट देखो ये गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे आगे जाके। तो मॉडल आंसर में कभी कभी ऐसा होता है, तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया बाद में कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के अवसर कौन कौन से हैं। तो जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो खाने की जरूर डिमांड बढ़ेगी। जो लोग कृषि सेक्टर में है, इनोवेशन कर रहे हैं कृषि सेक्टर में, ठीक है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वो जीडीपी जीएनपी में आगे बढ़ने वाले हैं, खुद की जो पर्सनल आय है उसमें भी आगे बढ़ने वाले हैं। तो मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि जैसे मुझे करना पड़ा खेती है ना, तो मैं उस चीज के लिए तैयार हूँ। क्योंकि अच्छी जमीन है, बस पानी का एक थोड़ा संकट है, उसका भी कर लेंगे उपाय कोई नहीं कोई। बट बड़े क्षेत्र में न होके छोटा सा जैसे पोली हाउस ग्रीन हाउस बनाते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ ऐसी एग्रीकल्चर किया जा सकता है, क्योंकि इसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है। पशुपालन अच्छा किया जा सकता है, जहाँ पे मतलब कृषि संकट रहता है पशुपालन वहां पे बढ़ जाता है। ट्रेडिशनल तौर पे आपने देखा होगा राजस्थान में, लद्दाख में, जहाँ पे मतलब कृषि वगैरह नहीं होती, लेकिन पशुपालन वहां पे बेटर वे में होता है, उसको मैनेज किया जा सकता है। तो पशुपालन भी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का एक पार्ट है, तो इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। तो मेरा बैकअप प्लान कभी रहता है तो कृषि को लेकर रहता है। हाँ, लेकिन उसमें काम बहुत करना पड़ता है, हार्ड वर्क बहुत है, कहना आसान है करना मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें मतलब बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए उस चीज़ के लिए। तो अभी तो मतलब ये चीज़ें हो नहीं पाती है। आप लोग भी बहुत सारे बच्चे कर भी रहे होंगे ना, कई सारे बच्चे यहाँ पे जुड़े हैं जिनको मैं जानता हूँ पहले अभी फसल कटाई चल रही है, अपनी फसलें काट के आते हैं फिर क्लास लेते हैं, ठीक है तो अच्छी मोटिवेशन की बातें हैं ये तो बाजार में डिमांड बढ़ेगी, रोजगार के बढ़ते अवसर, 16 मिलियन रोजगार हो गए, कृषि होगी, उपजाऊ भूमि हमारे पास काफी अच्छी है। सप्लाई चेन लॉजिस्टिक आजकल बात हो रहा है, देखो ये नई चीज है ना, औद्योगिक कॉरिडोर, औद्योगिक जिला या भारतमाला, सागरमाला, ये सारा हो रहा है इसमें। एफडीआई भी अभी मतलब काफी हो गई है, या आजकल जो ई कॉमर्स है उसको भी हमने काफी अनुमति दे दी तो उनके भी काफी चीजें यहाँ पे हो रही है। दूसरा कैसे बढ़ेगी, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेगा कि जैसे खाद्य प्रसंस्करण आधारभूत ढांचे में निवेश करते हैं, तो इससे क्या होगा, आपूर्ति श्रृंखला में लाभ होगा, उससे क्या होगा, किसानों के उत्पादों को लाभ मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका लाभ हमें भी मिला है कि सरकार क्या कर रही है फूड इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए। जैसे प्याज की हम बात करें, प्याज बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। जब हम प्याज जिस समय काटते हैं प्याज, उस समय मार्केट में प्राइस बहुत कम रहता है, क्योंकि एक साथ मार्केट में क्या होगा, बहुत ज्यादा प्याज आएगा, तो वही डिमांड सप्लाई का रूल लागू होता है। तो सरकार क्या करेगी कि आपको हम भंडारण की सुविधा देते हैं, तो सरकार ने हमें भंडारण के लिए सब्सिडी दी। अब हम प्याज का भंडार कर लेते हैं, हम 5-6 महीने भी प्याज को रोक सकते हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी मतलब एक सिंपल टेक्नोलॉजी भी काम करती है उसमें, और साथ में भंडारण भी है। तो इससे फायदा क्या हुआ, अभी हमें मतलब जो कोल्ड स्टोरेज है या उनकी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, हमारे पास हर घर में एक भंडारण है, ताकि हम प्याज को रोक के फिर मतलब उसको सप्लाई कर पाएँ, तो किसानों को उसका लाभ मिल रहा है। ठीक है, कई जैसे आप अपने क्षेत्र में देखोगे जहाँ पे आपके आलू या टमाटर रखने के जो प्रशीतन केंद्र होते हैं, आसानी से आप अपना प्रोडक्ट लेके जाओ, वहाँ आपको रसीद मिल जाएगी, और जब आपको बेचना हो तो वहाँ से निकाल सकते हो। तो ये भी है, लेकिन अभी कम स्तर पर है। हमारे यहाँ तो आस-पास तो नहीं है ऐसे, लेकिन जैसे उत्तर प्रदेश में वहाँ पे हमने सुना है कि ऐसे भंडार होते हैं, उनको सुविधाएँ होती हैं। क्लस्टर आधारित विकास होगा, मतलब कैसे हम जैसे मेगा फूड पार्क है, एक साथ इंटीग्रेट करें चीज़ों को, तो उससे क्या होगा, उससे भी सीधे किसानों को लाभ होने वाला है। बाजार तक किसान की पहुँच सुनिश्चित हो जाएगी। यानी आप कह सकते हो कंपनियों को और उपभोक्ताओं को, किसानों को साथ एक साथ जोड़ सकते हो उसमें। तो बिचौलियों की वहाँ पे समस्या हट जाएगी। वित्तीय एक संकट रहता है, तो आजकल तो क्या हुआ है, जैसे ऑनलाइन मतलब हम कर सकते हैं, जैसे मुद्रा बैंक है, इन सब चीज़ों में किसानों को भी अब जो केसीसी होता है, किसान क्रेडिट कार्ड होता है, उसके माध्यम से आसानी से उनको लोन मिल जाता है। ऑनलाइन मतलब इसका इस्तेमाल हो रहा है। निर्यात प्रोत्साहन कैसे होता है? यदि जैसे हम निर्यात के लिए ये करते हैं, सेज वगैरह ये बनाते हैं, मेगा फूड पार्क बनाते हैं, तो जब निर्यात बढ़ेगा, सप्लाई चेन में निर्यात बढ़ेगा, तो कहीं न कहीं इनका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, और उसका लाभ किसको मिलने वाला है? किसानों को मिलने वाला है। ठीक है, लास्ट में फिर आप कह सकते हो जीडीपी, जीएनपी इन सबको लाभ होने वाला है, तो उसको ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट, अभी देखो हर एक क्वेश्चन में की डिमांड अलग है। यहाँ पे आप पूछा उन्होंने सरकार द्वारा अपनाई नीति है, इसका मतलब जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है या सरकार के जितने प्रयास हैं, पॉलिसी लेवल पर या कानून के लेवल पर, या सरकार को योजना ला रही है,
तो इस क्वेश्चन में वो डाल देना। हर एक क्वेश्चन थीम एक जैसी, खाद्य प्रसंस्करण, बट डिमांड अलग है, क्योंकि सिलेबस आज का खाद्य प्रसंस्करण का है। हो सकता है आप लोग बोर हो जाओ क्वेश्चन की, सेम सेम क्वेश्चन है, बट यही क्वेश्चन आए हुए, ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं है। इस एक फायदा भी होगा आपको कि इससे सारा आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा एकदम। चलिए 250 वर्ड में है। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो इंट्रो तो आपका हो गया क्लियर की, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो आप इंट्रो में क्या लिखोगे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से जुड़े हुए डाटा वगैरह लिख देना, जो भी जीडीपी के निर्यात के डाटा चल रहे हैं वो लिखने हैं। बॉडी पार्ट में दो डिमांड यहाँ पे है कि एक तो आपको चुनौतियां बतानी है, बट फोकस ज्यादा किस पे करना है, समाधान पे। सरकार की जो नीति है उसको विस्तार से स्पष्ट करना है। तो चुनौतियों में यदि आप बात करो तो थोड़ा सा बढ़िया से चुनौतियां कर लेना। इसकी चुनौतियां अलग अलग टाइप की चुनौतियां हैं, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की। एक चुनौती आप कह सकते हो जो सप्लाई चेन है उसकी समस्या है। सप्लाई चेन में भी आप जानते हो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज जो बनते हैं उस पर समस्या है। साथ में संस्था वित्त की समस्याएं हैं, इनका बता सकते हो। जो कच्चा माल जहां से आता है, यानी किसानों से जुड़ी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनको आप बताओ। विपणन की जो समस्या है उनको बताओ। ऐसे करके समस्याओं को, चुनौतियों को बताओ काफी जो भी आती है इसमें। और सेकंड जो आपकी डिमांड इसमें है, सरकार के जो कौन से प्रयास हैं उनको बताने हैं, समाधान बताने हैं सरकार वाले। तो इसके अंदर तो बहुत सारे हैं, आपको मिल जाएंगे। जैसे ऋण के लिए आप जानते हो कौन कौन से प्रयास ऑलरेडी किए गए हैं, आप मुद्रा बैंक बोल सकते हो, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इनके बारे में बता सकते हो। सरकार की जो पीएलआई स्कीम है ना, वो भी बहुत आजकल ज्यादा चल रही है, इसका भी आप यूज कर सकते हो। पीएलआई स्कीम में क्या है, एक्सपोर्ट पर ध्यान दिया जा रहा है, तो उसका यूज कर सकते हो। या कोई और भी स्कीम है उसकी बात कर सकते हो। आपने देखा कि मेगा फूड पार्क जो बनाए जा रहे हैं, सेज बनाए जा रहे हैं, आजकल लॉजिस्टिक हब का विकास किया जा रहा है, लॉजिस्टिक हब बन रहे हैं जगह जगह, ठीक है। और साथ में बहुत सारे ऐसे क्लस्टर बन रहे हैं। सप्लाई चेन को बढ़िया करने के लिए आप जानते हो जो एक्सप्रेस वे है, औद्योगिक पार्क है, औद्योगिक कॉरिडोर है, वो स्थापित किए जा रहे हैं, तो उनको सारे आप बता सकते हो इसमें। तो ऐसे करके इसमें बहुत सारे पॉइंट आ गए आपके। तो आपने मोटा मोटी इसमें लिखा होगा। और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे नई नई चीजें बता रहे हैं, अच्छी बात है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे आ जाएंगे कि क्या चल रहा है, लोकल फॉर वोकल, कई सारे पॉइंट मैं भी पढ़ रहा था कमेंट में, बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट आप लोगों ने लिखे हैं। तो ये कीवर्ड बस इतना ही है, और कुछ है नहीं आंसर में, बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं है आंसर में। आगे फिर इनोवेशन होगा तो नए नए डायग्राम का, फ्लो चार्ट का, या आइडियाज का इनोवेशन होगा। आपके प्रेजेंट करने का तरीका बदलेगा, एक्सप्लेन करने का तरीका बदलेगा। यानी आपका विश्लेषण पार्ट बहुत अच्छा होगा, विथ डाटा, विथ एग्जाम्पल। आप जो भी बात कर रहे हो उसके पक्ष में आप साक्ष्य दे रहे हो, कुछ प्रूफ दे रहे हो कि हाँ मैं जो बात रख रहा हूँ उसके पक्ष में ये चीजें हैं, तो उससे विश्लेषण पार्ट आपका मजबूत हो जाएगा। और वही मुझे आगे जाके यही देखना आपके आंसर में कि प्रॉपर आंसर का स्ट्रक्चर बहुत सुंदर है, प्रॉपर इंट्रो, बॉडी पार्ट, कंक्लूजन। इनोवेशन क्या है, कोई डायग्राम वगैरह है, और विश्लेषण पार्ट सबसे ज्यादा मार्क्स आपको दिलाने वाला है, पॉजिटिव चीजें, ठीक है। तो इंट्रो हम बात कर चुके हैं बार बार कि इंट्रो में आप ऐसे डाटा वगैरह डाल देना कि क्या क्या चल रहा है इसमें। और थोड़ी सी चुनौतियां बताओ कि बुनियादी ढांचे की समस्या है, कोल्ड स्टोरेज की समस्याएं हैं, इसमें बता सकते हो आप। खाद्य प्रसंस्करण संबंधी एकल राष्ट्रीय नीति का अभाव है अभी, और गुणवत्ता व खाद्य सुरक्षा संबंधी उच्च मानक जो होने चाहिए थे वो नहीं हो पाते हैं। जैसे हमारे जो प्रोडक्शन यहाँ से जाते हैं, जैसे विश्लेषण में लिखा भी है कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट आपने देखे होंगे यूरोपियन मार्केट में जाते हैं, फिर वो वापस लौटा देते हैं क्योंकि यहाँ पे ये पेस्टिसाइड इसमें आया है, इसमें कोई कोई समस्या आई है। तो ये गुणवत्ता की एक समस्या है, मानक हमारे यहाँ थोड़े से स्टैंडर्ड अच्छे नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखोगे फूड को लेकर उनके मानक बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ मिलावटी चीजें बहुत सारा संकट देखने को मिलता है। तो ये भी खाद्य इंडस्ट्री के सामने एक बड़ी चुनौती है। संस्थागत ऋण की समस्या रहती है, रिसर्च डेवलपमेंट, इनमें वैसे भी अपन रिसर्च पे कम खर्च कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र में इसमें ज्यादातर चल रहा है। सरकार की अब चुनौतियों से कैसे मतलब निपट रहा है, सरकार कैसी रणनीति ला रही है, तो हमने क्या देखा, जो सरकार की स्कीम्स है उनका यूज करो, कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, इससे क्या हुआ, खेत से लेकर बाजार तक कैसे आपूर्ति श्रृंखला को उनको ठीक करना है। कैसे कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर इसमें निर्माण किया जा रहा है, कोल्ड स्टोरेज का चेन बनाई जा रही है इसमें। ऑपरेशन ग्रीन हमने पहले बजट में देखा था। कनेक्टिविटी को लेकर, आपूर्ति को लेकर और क्या क्या हो रहा है, तो उड़ान स्कीम 4.0 लिख दो, रेल, कृषि, भारतमाला, सागरमाला, ये सारा। औद्योगिक स्मार्ट शहर अभी रिसेंटली चल रहा है, औद्योगिक गलियारा चल रहा है, तो ये भी तो आपूर्ति श्रृंखला को बेटर बनाएंगे ना। मेगा फूड्स पार्क हर जगह बनाए जा रहे हैं, वित्तीय सहायता भी दी जा रही है, मतलब अलग अलग वित्तीय सहायता में आपने देखा सरकार ने 100% एफडीआई की इसमें अनुमति प्रदान की है।
जहाँ पे 5, 6, 7 आप चुनौतियाँ बता रहे हो, उनका समाधान भी आपके पास होना चाहिए, वो भी अच्छे एग्ज़ाम्पल के साथ में, गवर्नमेंट स्कीम के साथ में। क्योंकि कुछ नहीं पूछा सरकार क्या प्रयास कर रही है ना, सरकार स्टार्टअप इंडिया इनके माध्यम से काफ़ी टैक्स बेनिफिट भी दे रही है और ऋण भी आसानी से प्रोवाइड किया जा रहा है। मुद्रा योजना के द्वारा एमएसएमई सेक्टर, जो खाद्य इंडस्ट्री है, उसको लाभ मिलने वाला है। क्लस्टर आधारित उद्योग का विकास, मतलब बहुत सारे हब बनाए जा रहे हैं। उस हब के अंदर ऐसी फैसिलिटी दी जा रही है ताकि मतलब जो आधुनिक, जैसे हम बात करते हैं ना कि आसानी से जो उपभोक्ता है या जो कंपनियां उन चीजों से जुड़ पाए। जैसे इनमें हब में क्या होता है, आजकल ये चलता है प्लग एंड प्ले मॉडल चलता है कि सरकार क्या बना के दे रही है आपको, जमीन जमीन सब कुछ बना के इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दे रही है, आप आइए यहाँ पे आके काम करें। प्लग एंड प्ले मतलब आके शुरू कर दो अपना काम, हम इतनी सहूलियत आपको दे रहे हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर मीट होते हैं, स्टेट के होते हैं, केंद्र के होते हैं, बहुत सारे बिजनेस मीट भी होते हैं, जिसमें ये सरकार सुविधाएं उनको प्रोवाइड करा रही है। सरकार उनको कनेक्टिविटी बेटर दे रही है, इन्वायरमेंट की जो भी उनकी समस्या आती है उनको उनको भी छूट दे रही है। भूमि अधिग्रहण से लेकर सारे एक ही जगह मतलब इनका किया जा रहा है। लास्ट में फिर इंट्रोडक्शन, सॉरी, निष्कर्ष ऐसा हो कि सरकार अपने अलग अलग दृष्टिकोण पे काम करे, यानी बहुआयामी दृष्टिकोण पे काम करके इस सेक्टर को उठाने के लिए बहुत प्रयास करे, क्योंकि इस सेक्टर का जीडीपी और जीडीपी में बड़ा रोल है। तो कहीं ना कहीं खाद्य इंडस्ट्री जो है रोजगारों की दृष्टि से, जीडीपी की दृष्टि से बहुत ज्यादा बड़ा रोल निभा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी 250 वर्ड का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है खाद्य प्रसंस्करण, बट इसमें डायरेक्टली पूछा उन्होंने मार्केटिंग और जो सप्लाई चेन है, जो अपने एक सिलेबस में भी लिखा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, इसका भी क्वेश्चन है जो इस टॉपिक में शामिल था। तो ये क्वेश्चन काफी मिक्सअप है इसमें, और इसमें भी ये दिया जा रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, ई वाणिज्यिक सहायिका का, आजकल तो इनका आपके पास अच्छे एग्जाम्पल भी है इस चीज को लेकर। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिखो बढ़िया से, 10 मिनट दिए जा रहे हैं आराम से। आज के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का आपको कहीं कुछ नहीं देखना पड़ेगा, बस नए कुछ एग्जाम्पल देखते हो ऐड कर लेना, बाकी इतना भी काफी है। चलिए, ये भी इजी क्वेश्चन है, उसी थीम पे है। तो इंट्रोडक्शन में तो चलो क्लियर हो गया आपका मामला, क्या लिखना है। फिर बॉडी पार्ट पे इसमें क्या करना है, बॉडी पार्ट में 2-3 डिमांड इसमें बेसिकली है। एक तो आपको लिखना है कि विपणन को लेकर, और एक है आपूर्ति श्रृंखला को लेकर क्या समस्याएं हैं, क्या बाधाएं हैं। तो इनको चाहो तो एक साथ लिख लो या अलग अलग लिख लो। तो पहली डिमांड पूरी करो बॉडी पार्ट की कि विपणन को लेकर क्या क्या समस्याएं हैं, जो हमने पहले भी चुनौतियां बात कर ली है। दूसरी डिमांड इसकी करो आपूर्ति श्रृंखला को लेकर क्या प्रॉब्लम है, क्या बाधाएं हैं। और तीसरी डिमांड इसकी है कि जो ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स इसमें क्या क्या रोल निभा रहे हैं, इनकी भूमिका का आपको बताना है, कैसे सहायक हो सकती है इन बाधाओं को। जो जो बाधाएं हैं, विपणन मार्केटिंग को लेकर क्या क्या बाधाएं हम जानते हैं। परंपरागत रूप से जो कृषि प्रोडक्ट बेचे जाते हैं कहाँ, मंडियों में बेचे जाते हैं। तो मंडियों में बहुत सारे संकट है, बहुत सारे भ्रष्टाचार भी है। इसके अलावा जैसे एमएसपी पर जो खरीद होती है उसके अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं। आधारभूत ढांचे की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसमें प्रशीतन सप्लाई चेन सारा आ जाएगा। आपूर्ति में भी आ जाएगा, आपूर्ति में बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस प्रॉब्लम्स है, वो बता सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। इसके अलावा ई कॉमर्स कैसे बड़ा रोल निभा सकते हैं, तो आजकल देखो कितना बदलाव आया है। आपने देखा जैसे कंट्री डिलाइट जो कंपनी है, कैसे दूध के प्रोडक्ट डायरेक्ट किसानों से लेकर उपभोक्ता तक तो पहुंचा रही है। तो ई कॉमर्स वेबसाइट का कितना बड़ा रोल है, ये बता सकते हो। और भी बहुत सारे हैं ऐसी वेबसाइट है जो ये काम करती है। आजकल इनका कितना बड़ा रोल इसमें, स्विगी जोमेटो जो आजकल ब्लिंकिट जो है ना, आसानी से प्रोडक्ट क्या हो रही उपभोक्ता तो पहुंचा रही है, तो इनका बड़ा रोल है। ई कॉमर्स ने आप कह सकते हो सप्लाई चेन को बहुत इन्होंने ठीक कर दिया है। पहले एक समस्या थी ना कि कैसे किसान डायरेक्ट मतलब उपभोक्ता तक पहुंचाएगा, आजकल ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है। अच्छा, आप इसमें अमेजन का लिख दो, अमेजन फ्लिपकार्ट भी बड़ा रोल निभा रही है। क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन गांव में होता है, कोई खाद्य फूड इंडस्ट्री है छोटी, तो आसानी से वो प्रोडक्ट कहाँ पहुंचा जा सकता है, अमेजन फ्लिपकार्ट के माध्यम से भी उपभोक्ता तक पहुंचा जा सकता है। ऐसा बहुत सारी और अलग कंपनियां भी काम करती है, ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से। तो कहीं ना कहीं हमारी एक प्रॉब्लम थी मार्केटिंग की और एक सप्लाई चेन की, उन दोनों का समाधान हमें नजर किस में आ रहा है, ई कॉमर्स में नजर आ रहा है। दोनों का आप बता सकते हो, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल देके लिखोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा इसमें, और प्रैक्टिकल लिखना है। ठीक है, तो इंट्रो के अंदर आपको बेसिकली सब पता है कि इंट्रो में क्या लिखना है। सेम थीम पर कुछ नए, विपणन को लेकर क्या क्या बाधाएं हैं, मंडी को लेकर समस्या बताओ, न्यूनतम समर्थन मूल्य वाला बताओ, असंगठित क्षेत्र में बता सकते हो, सप्लाई चेन को लेकर बता सकते हो, उत्पादों की गुणवत्ता संबंधी ग्रेडिंग की समस्या देखने को मिलती है, मूल्यों के स्तर पर पारदर्शिता का अभाव देखने को मिलता है, भंडारण प्रशासन की समस्या है, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को लेकर बाधाएं क्या क्या है। तो जैसे एपीएमसी एक्ट को लेकर इसमें समस्या रहती है, आधारभूत ढांचा जो कमजोर है, भंडारण परिवहन प्रशीतन इनकी जुड़ी समस्या है,
उन पे आप बात कर सकते हो। खाद्यान्न फल सब्जियों की बर्बादी की बात कर सकते हो, बिचौलियों की इसमें बड़ी भूमिका होती है। लॉजिस्टिक्स से जुड़ी समस्या आप बता सकते हो। कुछ-कुछ पॉइंट ऐड करो तो ठीक है, बाकी ऐसे भी चल जाएगा। दूसरा ये डिमांड थी कि ई-वाणिज्य द्वारा समाधान क्या है? तो सीधे उपभोक्ता तक जुड़ाव हो गया। तो इसका मतलब सप्लाई चेन बेटर हो गई यहाँ पे, मार्केटिंग भी बेटर हो गई। दोनों समस्याओं का समाधान कौन कर रहा है? ई-कॉमर्स कर रहा है। इसमें वॉलमार्ट, नेशनल मार्केट ये भी अच्छा भूमिका निभा रहे हैं। तो हालाँकि ई-कॉमर्स में और भी बढ़िया एग्ज़ाम्पल भी आ सकते हैं, अमेज़न, फ्लिपकार्ट इनके भी ले सकते हो या कोई भी और आ सकता है। लॉजिस्टिक और वितरण की जो प्रणाली है उसके बारे में बता सकते हो। ऑनलाइन त्वरित डिलीवरी आजकल कंट्री डिलाइट की बात करो या ब्लिंकिट की इनकी बात कर लो, क्योंकि ये भी सप्लाई चेन के पार्ट के साथ जुड़े हुए हैं। उत्पादों का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हैं, उपभोक्ताओं में जन जागरूकता फैलाते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की आजकल काफ़ी ये चेन हो गई है, वो बता सकते हो। माँग पूर्वानुमान, मतलब इनके पास अच्छे डाटा डाटा भी होते हैं, जो भी ये कंपनियाँ होती है वो पूरा सर्वे करती है कि किसान इस क्षेत्र में क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, लोगों की डिमांड क्या है। तो फिर ये कंपनियाँ किसानों को उस चीज़ को लेकर बता सकती है कि डिमांड इस चीज़ की ज़्यादा है, आप ये चीज़ें उगाओ, आजकल ऐसा हो भी रहा है। तो ये इस चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनका डाटा डाटा प्राप्त हो जाएगा वहाँ से। डिजिटल भुगतान, पहले एक समस्या आती थी किसानों को माल बेच भी दिया जाता था, पैसे नहीं मिलते थे टाइम पे। अभी तो ये कंपनियाँ मतलब इस मामले में वित्तीय समावेशन को लेकर बहुत अच्छा काम कर रही है। तो इतने पॉइंट काफ़ी हो जाते हैं बाद में।